सो हेयर वी आर अपनी आरटीएस की सीरीज में पहले टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ हम लोग हैं। पहला टेस्ट जिस टॉपिक से लिया गया था वो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उसी के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आपका चैप्टर का नाम लिखा हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी। तो वहां पे बताया गया है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एक कंपाउंड भी हो सकता है और वो एक एलिमेंट भी हो सकता है। मिक्सचर को प्योर सब्सटेंस में लेने की जरूरत नहीं है। तो इन चारों में से हम ए को प्योर सब्सटेंस में ले लेंगे और बी को ले लेंगे, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी ओनली। तो दीज आर द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कंपाउंड हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे H2O या फिर HNO3। दीज आर द कंपाउंड्स। कंपाउंड वो है जिनमें एलिमेंट एक डेफिनेट रेशियो में कनेक्ट हो रहे हो, मिल रहे हो, और एलिमेंट वो होता है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। तो दीज आर द एलिमेंट। याद रखने के लिए कि आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं उन्हें एलिमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 25 ग्राम एक अननोन हाइड्रोकार्बन। एक अननोन हाइड्रोकार्बन है जिसका 25 ग्राम लिया गया है। अपॉन बर्निंग प्रोड्यूसेस 88 ग्राम ऑफ CO2 एंड 9 ग्राम ऑफ H2O। दिस अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेन्स। तो देखो, जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन का, लेट अस से C2H6, ये इथेन है और इथेन एक हाइड्रोकार्बन है। तो जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन का बर्निंग करते हैं, यानी उसका कंबशन करते हैं, तो दो प्रोडक्ट बनता है, एक CO2 और एक H2O। अब इसमें ना महत्वपूर्ण बात ये थी, जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो CO2 बनता है उसके जो मोल्स होते हैं, जब आप बैलेंस करते हो इसको, तो यहाँ देखो मैं 2 मोल लिखूंगा और ये 2 एग्जैक्टली कार्बन के मोल के बराबर होता है। और जो वाटर के मोल बनते हैं वहां पर मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लिखूंगा। इसका मतलब जितने हाइड्रोजन के मोल होते हैं उसका आधा पानी का मोल होता है। यानी 2 कंक्लूजन मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू मोल ऑफ CO2। ये पहला कंक्लूजन हो गया। दूसरा, 2 इंटू मोल ऑफ वाटर। अगर पानी के मोल को 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास आ जाएगा मोल ऑफ H इन हाइड्रोकार्बन। जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर जो H के मोल हैं, H मतलब हाइड्रोजन एटम। तो ये 2 जानकारी को अगर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करें तो देखो CO2 का मोल दे रखा है 88 ग्राम दिया है, मतलब कितना, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ मोल ऑफ CO2 कितना आ जाएगा। मोल ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 44। तो CO2 का 2 मोल आ गया। तो यहाँ से मोल ऑफ कार्बन भी कितना आ जाएगा, मोल ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल होगा वही कार्बन का मोल होगा। लेकिन उन्होंने मास पूछा है, तो मास के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू जितने मोल आए हों उसको इसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 24 आ जाएगा। 24 ग्राम इज द वेट ऑफ कार्बन। सिमिलरली पानी का देखो 9 ग्राम दे रखा है, तो सबसे पहले निकालेंगे मोल ऑफ वाटर, H2O का मोल निकालें तो ये कितना आएगा, इट विल बी 9 डिवाइडेड बाई 18, मतलब हाफ मोल आया। अब अगर मैं मोल ऑफ H निकालना चाहता हूं तो हाइड्रोजन का मोल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/2, मोल ऑफ वाटर को 2 से गुणा कर दें तो ये 1 मोल आ गया। अब H का 1 मोल आया है, तो मतलब अगर इसका मैं मास निकालना चाहूँ तो मास विल बी इक्वल टू, मोल है 1 और इसका एटॉमिक वेट भी 1 होता है, मतलब 1 ग्राम हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का जो मोल होता है वो एक हिंट होता है कि कार्बन के और हाइड्रोजन के कितने मोल हैं। अगर आपको CO2 का मोल मिल गया तो आप समझ लो कि हाइड्रोकार्बन के कार्बन का मोल मिल गया। और अगर पानी का मोल मिल गया और आपने इसको 2 से गुणा कर दिया तो आपको किसका मोल मिल जाएगा, H का मोल मिल जाएगा। तो 24 और 1 ग्राम वाला आंसर में टिक करूंगा। तो इस सवाल के बाद आप इसको एक नोट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंबशन के क्वेश्चन रिपीटेडली आते रहते हैं। तो यू कैन राइट इट इन योर नोट कॉपी कि किसी भी कंबशन रिएक्शन में द मोल ऑफ CO2 इज अ हिंट ऑफ मोल ऑफ कार्बन, while the mole of water is a hint of mole of हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को H2 मत समझना, हाइड्रोजन को H ही समझना।
तो अब अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट विच वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन। एनसीईआरटी ने आपको स्पेसिफाई करके कहा है कि डाल्टन गैसियस वॉल्यूम वाला लॉ डिफाइन नहीं कर पाए थे। नीट 2025 में पूछा भी गया है और जेई मेन में भी ये सवाल पूछा गया है। तो अगेन ये दो बातें बताता है, एक तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए और साथ साथ ये पता होना चाहिए कि थ्योरी वाले जो सवाल हैं या जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उन्हें भी अब आप नीट में छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है, व्हेन गैसेस कंबाइन और रिप्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ये गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम है और ये लॉ जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपने नियमों के अनुसार डाल्टन, और ये बात एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली लिखी हुई भी है। गिवन बेलो आर टू स्टेटमेंट डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, जैसे नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है N2O, देन आफ्टर NO, देन आफ्टर N2O3, N2O4 एंड N2O5। तो ये 5 ऑक्साइड जब पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ करता था N2O4, तो ये 5 ऑक्साइड का पूरा स्ट्रक्चर बना के भी एनसीईआरटी ने दे रखा था। तो दे आर स्टिल इम्पॉर्टेंट। अब आप इसमें देख सकते हो कि एलिमेंट जो है वो दो ही है, एक एलिमेंट है नाइट्रोजन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। इन्हीं दो एलिमेंट के बहुत सारे प्रपोर्शन है, मतलब बहुत सारे रेशियो में मिल रहा है। तो इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। और अगर आप अपने स्टेटमेंट में देखें तो सब कुछ तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ लास्ट में लिखा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो ये गलत बात हो जाएगी। ये जो बहुत सारे ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूफ करते हैं, तो ये तो हट गया। दूसरा लिखा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस, तो ये सही बात लिखी है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और बात ध्यान रखनी है, सारे वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं जिन्होंने बेसिक लॉज दिए थे। तो अगर आप वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे तो दैट वाज गिवन बाय लेवोजियर। इसी तरीके से साइंटिस्ट के नाम आपको सारे ही याद रखने हैं, क्योंकि ये भी मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं इसमें मास और एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है। आपने मास डिफेक्ट वर्ड फिजिक्स में कभी सुना होगा। ये जो मास डिफेक्ट आता है वो किससे आता है, ये जो मास है डेल्टा एम, इसको जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। या आइंस्टीन का समीकरण भी है कि मास को एनर्जी के इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है, या फिर जो न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बिजली बनाने के लिए, तो उनमें आप मास का कंजर्वेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। 4 1 लीटर फ्लास्क हैं, चारों सेपरेटली फिल करे गए हैं, तो चारों अगर 1 लीटर का है तो मतलब चारों का वॉल्यूम सेम है। अब इसके अंदर गैस कौन कौन सी डाली गई है, एक तो अमोनिया है, दूसरी गैस है हीलियम, तीसरी गैस है ऑक्सीजन और चौथी गैस है ओजोन। अब देखो इन चारों का वॉल्यूम सेम है, तो अगर इन चारों का मैं वॉल्यूम यहाँ पर लिखना चाहूँ तो चारों का वॉल्यूम 1 लीटर आ जाएगा। अब अगर मैं इनका मान लो कि वॉल्यूम निकालता हूँ, अगर इनके मैं मोल निकालता हूँ, तो मोल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। अगर वो एसटीपी पर है तो, या किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे है तो कुछ और डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर वॉल्यूम सेम है तो इनके सबके मोल भी सेम आएंगे। तो मतलब मोल जो होगा इन चारों का सेम होगा। अगर मोल सेम है तो जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो भी सेम आएगा, क्योंकि सिर्फ Na से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आने के बाद इस सवाल में देखो क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ एटम्स का, मॉलिक्यूल का रेशियो नहीं पूछा गया है। तो आपको पता है जब मॉलिक्यूल का नंबर निकल आता है और एटम का नंबर निकालना होता है तो हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखो कुल 4 एटम है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ एक ही एटम है, ऐसा नहीं कि एक H और एक E कर लिया, तो यहाँ एक एटम है, यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर 3 एटम। तो ये जो रेशियो आएगा ये नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो हो जाएगा। चारों बातों को याद रखें, दे हैव सेम वॉल्यूम,
If the volume is same, then the number of moles will be same. If moles are same, then the number of molecule will be same. But number of atoms जो होंगे वो different होंगे. तो number of atoms यहाँ पर हो जाएंगे 4 1 2 3 के रेशियो में. करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा. Now we will go to the next question. Law of conservation of mass को कह रहे हैं अच्छा खासा चल रहा है. 20 ग्राम के करीब लिया गया BaCl2, उसका रिएक्शन H2SO4 से कराया गया. HCl का वजन दिया है, BaSO4 का पूछा. सवाल बहुत ही सिंपल था, तो इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी. सवाल में आपको ये सोचना था कि किसका किसका रिएक्शन हो रहा है. एक तो BaCl2, साथ में इसके H2SO4 मिल रहा है. प्रोडक्ट में बन रहा है BaSO4 और HCl. अगर आप बैलेंस करना चाहें तो मुझे लग रहा है ये 2HCl कर दोगे, बैलेंस हो जाएगा. हालांकि यहाँ बैलेंसिंग का भी कोई रोल नहीं. इन्होंने कहा है कि हमने BaCl2 लिया 20.8 ग्राम और H2SO4 लिया है 9.8 ग्राम, और इसके बाद इन्होंने HCl का वेट दे दिया है 7.3. इसका वेट पूछ रहे हैं कि कितना होगा. X मान लेता हूं. एक नियम होता है कि जितना रिएक्टेंट का वेट होगा उतना ही प्रोडक्ट का वेट होगा. कंजर्वेशन ऑफ मास से कहता है, बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. तो जब आप एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में जा रहे हैं तो कुछ डिस्ट्रॉय तो हुआ नहीं होगा. आई कैन से दैट 20.8 प्लस 9.8 विल बी इक्वल टू x प्लस 7.3. यहाँ से अगर आप x निकालना चाहोगे तो ये आ जाएगा 20.8 प्लस 9.8 माइनस 7.3. और अगर आप इसे हल करेंगे तो ये 20 और 9 29 और 8 8 16, तो 16 करेंगे 29 में 30.6 हो जाएगा. 30 में से 7 घटाएंगे तो 23 बचेगा. 0.6 मतलब कि 23.3 आपका आंसर आ जाएगा. तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास सेकंड, दैट इज 23.3 ग्राम. सिंपल, इसमें कोई LR नहीं लगाना था, कोई मोल नहीं निकालना था. तो अगर आपने इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचा तो फिर आंसर आएगा ही नहीं. बहुत ही सामान्य सा सवाल था और कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड था. हमें पता है जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा. तो इट वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, उसको उसी तरीके से सॉल्व करना था. इसमें से पूछ रहे हैं कि मिक्सचर कौन सा है. टैप वाटर, जो आप टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं वो एक मिक्सचर होता है. पानी में नमक, पानी में तेल मिला दोगे तो मिक्सचर बन ही जाएगा. लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, आपको पता है डिस्टिलेशन के बाद पानी मिक्सचर नहीं बन जाता है. ये डिस्टिल्ड वाटर जो है ये प्योर H2O होता है. और अगर ये प्योर H2O है तो ये एक प्योर कंपाउंड है. तो इसमें से एक कंपाउंड है, बाकी सारे मिक्सचर हैं. तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा A, C and D, यानी मैं चौथे ऑप्शन के साथ जाऊंगा. व्हाट इज द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ CH4. आपको पता है जब आप CH4 का वजन जोड़ के 16 ग्राम लिखते हैं तो ये 16 ग्राम जो होता है ये एक मोल का वेट होता है. एक मोल का मास 16 ग्राम होता है. तो अगर आपसे एक CH4 का निकालने को कहा गया है तो कैसे निकालेंगे. तो एक मोल का मतलब क्या हुआ, 1 मोल मीन्स 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का जो वेट है वो है 16 ग्राम. तो फिर एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसको. तो 1 मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻23. ये ऊपर जाके 10⁻⁻23 हो जाएगा. और ये 6 गुणे 2 12, 12 के बाद 4 बचा, तो 2.6 इंटू 10⁻⁻23 ये सही जवाब हो जाएगा. तो 2.66 इंटू 10⁻⁻23. अगेन आपका आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा. सवाल को लगाते समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि मैं क्लास में बताता भी रहता हूँ. अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब भी कभी आपसे किसी चीज के बारे में पूछे तो आप जरा इस पे ध्यान दे लें कि आपसे ए मॉलिक्यूल का पूछा गया है, मतलब एक मॉलिक्यूल का पूछा गया. तो फर्क होता है दोनों बातों में. अगर पूछा गया कि एक मोल का वजन बताओ, जिसको मोलर मास बोलते हैं, तो आंसर 16 ग्राम होगा. लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल का पूछा गया तो या तो 16 AMU आंसर दोगे और या तो आंसर इस तरीके से आपको निकाल के देना पड़ेगा. द एक्चुअल वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. अगेन आपको पानी के एक मॉलिक्यूल का वजन बताना है, तो दोबारा से उसी तरीके से चलेंगे. तो इट विल बी 18 ग्राम इज द वेट ऑफ 1 मोल. तो अगर मैं 18 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻⁻,
23 कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 डिवाइडेड बाई Na, या इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 1/Na, और 1/Na को AMU कहा जाता है। तो दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस लाइक दिस 18 AMU। तो या तो आप 18 AMU बोल दें तो भी एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा, और या तो इस तरीके से डिवाइड कर लें, तो इसको डिवाइड करोगे तकरीबन आएगा 3 इंटू 10⁻⁻23। यानी ये भी सही जवाब हो जाएगा और ये भी सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा बाकी के सारे जवाब गलत हैं, तो A एंड B ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। मैच द कॉलम मास। अब ये वो जो एटॉमिक वेट और उस तरीके के कंफ्यूजन वाले हैं, तो वो इसमें सॉल्व हो जाएगा। एक सोडियम एटम के वजन को मैच करना है मुझे, तो मुझे पता है एक सोडियम एटम का वजन 23 AMU के बराबर होगा। दूसरा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 23 इंटू 1/6 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं। और तीसरा, इसी को लिखने के लिए मैं लिख सकता हूं 23 डिवाइडेड बाई Na। वैसे इसको देखो और इसको देखो तो दोनों सेम ही बात लिखी है। Na का ही तो वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 होता है, और 23 ग्राम जो है वो एक मोल का वजन होता है, ना कि एक सोडियम का वजन होता है। तो 1, 3 और 5 ये तो आ जाएंगे A के साथ। ऐसा ऑप्शन में ढूंढूंगा, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ 1, 3 एंड 5 दिया है, और किसी ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो करेक्ट आंसर मेरा सेकंड हो जाएगा। बाकी को मैच करना चाहें, मोलर मास ऑफ सोडियम बोला गया है। नाउ मोलर मास मींस एक मोल का वजन, तो दैट विल बी इक्वल टू 23 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास, तो अगेन सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास निकालोगे तो ये फिर से 23 ग्राम ही आ जाएगा। और अगर एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम बोला जाएगा तो इट विल बी 23 AMU। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं इन सभी को एज पर द रिक्वायर्ड। इसमें रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं लिखा हुआ है, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास बोलता तो हम 23 पर टिक करते। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं जिन टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास, ये दोनों सेम है और ये एक्सप्रेस करा जाता है ग्राम में। जैसे अगर मैं सोडियम के लिए चीज लिखना चाहूं तो ये 23 ग्राम हो जाएगी। मॉलिक्यूलर वेट या फिर अगर एटॉमिक वेट कहा जाए तो ये एक एटम का वेट होता है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 23 AMU, या फिर आप लिख सकते हैं 23 डिवाइडेड बाई Na। ये दोनों तरीका हो सकता है इसको एक्सप्रेस करने का। इसके अलावा अगर यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाएगा तो सिर्फ 23 लिखेंगे, क्योंकि ये यूनिटलेस होता है, किसी की तुलना में बताया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ 23 लिख देंगे। तो देखो गिनती तो 23 ही है, लेकिन शब्द अलग अलग है। ये एक मोल का, ये एक एटम का, और ये किसी की तुलना में बताया गया हुआ है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एटम। अब देखो 0.5 ग्राम एटम जो लिखा है, 0.5 ग्राम एटम, इसका मतलब है 0.5 मोल ऑफ एटम। तो 0.5 मोल ऑफ एटम जिसके जिसके पास होंगे वो बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं 12 ग्राम कार्बन का मतलब होता है 1 मोल, तो ये तो गलत हो गया। 16 ग्राम ऑफ सल्फर, सल्फर का वेट कितना है 32, तो 16/32 करोगे तो ये 0.5 आ जाएगा, तो ये मेरा एक बराबरी वाला हो गया। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 16, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 0.5, तो ये भी सही हो जाएगा। 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल बी 1 मोल, तो ये 1 मोल के बराबर आ गया। तो सही जवाब हो गया B एंड C ओनली। अच्छा, अगर आपके मन में आ रहा हो कि ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल है, मैं यहाँ पर 32 लिखना चाहता हूँ, तो अगर आप 32 लिखेंगे तो बाद में आपको एटम निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए फिर से 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो वो 16 ही आ जाएगा। एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ग्राम ऑक्सीजन में उतने ही एटम होंगे जितने आधा मोल नाइट्रोजन में होंगे, तो इसको आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया में पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल इन 1.7 ग्राम अमोनिया, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट हमारा हो गया 1.7, अमोनिया 17 होता है, मतलब 0.1 मोल।
अब ये मोल तो मेरे पास आ गया, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/10 मोल। अब ये देखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ही पूछा गया है, तो एक अमोनिया के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन को अगर देखो तो नाइट्रोजन के अंदर 7 न्यूट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन होता नहीं, इट इज ओनली प्रोटॉन। तो 7 + 0 = 7 हो जाएंगे। तो अब अगर मुझे नंबर एक अमोनिया के अंदर इतना है, तो मैं निकाल लूंगा पहले नंबर ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ NH3 निकालेंगे, इट विल बी इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाई Na। तो ये आ जाएगा 1/10 मोल इंटू Na। ये तो हो गया क्या, नंबर ऑफ अमोनिया। अब नंबर ऑफ अमोनिया के बाद अगर मैं इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहता हूँ तो मुझे 7 से और गुणा करना पड़ेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू 7 × 1/10 इंटू Na। तो ऑप्शन ऐसा चूज करेंगे 7 × 1/10 इंटू Na, यानी करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। एक AMU को किलोग्राम में क्या लिखा जा सकता है? तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na, लेकिन ये होता है ग्राम में। अब अगर आप ग्राम को किलोग्राम में बदलना चाहते हैं तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। वी कैन ऑल्सो से दैट 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/1000 Na, और अब ये मेरा आंसर आ गया किलोग्राम में, तो 1/1000 Na सही जवाब हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये सवाल देख के आपको सोचना पड़ेगा कि नंबर लीस्ट कब होगा, जब मोल्स लीस्ट होंगे तभी नंबर भी लीस्ट होगा। तो क्यों ना सबका मोल निकाल लिया जाए, जिसका लीस्ट नंबर ऑफ मोल होगा दैट विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग। तो इसमें अगर मोल निकालेंगे तो ये आएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 44, मतलब ये आ गया 0.1 मोल। अब इसके बाद इसका निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3.4 डिवाइडेड बाई 17, 0.2 मोल आ गया। ये 1.6 डिवाइडेड बाई 16, ये आएगा 0.1 मोल। और अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाई 64, तो ये हो जाएगा 1/20। अब 1 देखो ये 1/10 है, ये 1/10 है, ये 2/10 है, लेकिन ये 1/20। तो अगर आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, दिस इज 1/10, दिस इज 1/5, दिस इज 1/10 और ये 1/20 है, तो लीस्ट नंबर मोल के इसी के आगे, तो लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इसी का हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। एन ऑक्साइड M हैज 40% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। 40% ऑक्सीजन है तो 60% मेटल होगा। मेटल का एटॉमिक मास 24 दे रखा है, तो फॉर्मूला पूछ रहे हैं कि कौन सा होगा। तो आपने मेटल लिखा, मेटल 60% है, ऑक्सीजन 40% है, मोल निकालना रहता है, तो ये हो जाएगा 60 बटे इसका 24 दिया है, और ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 16। अब इन दोनों का मुझे रेशियो निकालना है, तो अगर आप रेशियो निकाल लें तो 8 से भाग देते हैं, तो 8 × 3 = 24, और ये हो जाएगा 8 से भाग देना सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो 4 से दे देते हैं थोड़ा, 4 × 6 = 24, और ये 15 आ जाएगा। इसको भी 4 से भाग देते हैं तो ये नीचे आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 10। थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो इनका जो रेशियो आएगा मेरे पास दैट विल बी, ये हो गया और ये हो गया, और फिर इसको आप और काटेंगे तो काटते काटते एक दिन दोनों तरफ 1 आ जाएगा। 1 आने का मतलब क्या हुआ कि MO इज द एम्पायरिकल फॉर्मूला। अब एम्पायरिकल फॉर्मूला अगर MO है तो कंपाउंड का फॉर्मूला M2O2 भी हो सकता है, M3O3 भी हो सकता है। तो जितने इस तरह के आंसर्स होंगे सारे ही करेक्ट हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास एक तो MO तो है ही है, साथ में M4O4 भी दिया है। अगर यहाँ पर पूछा गया होता द एम्पायरिकल फॉर्मूला तो फिर सिर्फ एक ही करेक्ट होता,
लेकिन चूंकि फॉर्मूला लिख दिया गया है तो सही जवाब डी भी हो जाएगा और ई भी हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा है अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% ऑफ द कार्बन, देन हाइड्रोकार्बन इज। तो देखो कार्बन का परसेंटेज दे रखा है 80, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन का जो परसेंटेज हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। अब हम इसे मोल से डिवाइड करेंगे तो 80 को तो 12 से डिवाइड करेंगे, 20 को 1 से डिवाइड करेंगे। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 6.66 और ये 20 का 20 ही रहेगा। अब रेशियो लेने के लिए या तो छोटे नंबर से दोनों को डिवाइड कर दो, और या तो साफ साफ दिख रहा है कि 1:3 का रेशियो है, तो 1:3 का रेशियो होने का मतलब इसका इंपायरिकल फॉर्मूला आया C1H3, और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम C2H6। वैसे इस इंपायरिकल फॉर्मूला को फॉलो करने वाला सिर्फ एक ही मेंबर है, यानी तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का। 63 में देखो अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनका 1:4 वेट दे रखा है। मतलब अगर मैं यहाँ इस तरीके से लिखूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 1 ग्राम अगर ये है तो 4 ग्राम ये। मोल का रेशियो पूछा गया है, फाइंड मोलर रेशियो। तो मोल निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, तो मोल निकालने के लिए यहाँ 1 को डिवाइड करेंगे 2 से और 4 को डिवाइड करेंगे 32 से। ये 1/2 ही रहेगा, ये 1/8 आ जाएगा। अब अगर इन दोनों का रेशियो मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो कई तरीके से आप सोच सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो 1/2 अपॉन 1/8, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा। 4:1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखें कि 1:4 था वेट का रेशियो और 4:1 मोल का रेशियो है, यानी जस्ट अपोजिट इस केस में आ रहा है। 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन लिया गया है, 40 ml CO2 मिला है और 50 ml वाटर वेपर मिला है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन मुझे बनाना है, जितने ml मुझे CO2 मिला है उतना ही रेशियो में प्रेजेंट होगा यहाँ पर कौन, कार्बन। और जो पानी का मिला है इसको डबल करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा 100, इट विल कम आउट टू बी C4H10 द सिंपलर रेशियो, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमने इस गैस के वॉल्यूम को मोल की जगह पे क्यों ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि गैसियस लॉ जो है वो यही बताता है कि गैस के लिए जो वॉल्यूम होता है वही मोल का काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 में वाटर निकालना है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोपेन का अमाउंट दे रखा है, तो प्रोपेन का रिएक्शन लिखते हैं C3, 3 गुणे दे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे O2 लिखेंगे, इट विल बिकम CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक बात को कि मैं इसको बैलेंस करने जा रहा हूँ तो एक क्रम में करूंगा। यहाँ 3 कार्बन दिया है तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखा है तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब ऑक्सीजन गिन लेते हैं, 3 गुणे 2 6 और 6 और 4 10, तो 10 का मतलब यहाँ 5 लिख दिया जाएगा, 5O2। 286 ग्राम प्रोपेन को हम लोग बर्न करने जा रहे हैं, तो पहले मोल निकाल लेते हैं प्रोपेन का। तो मोल ऑफ प्रोपेन विल बी इक्वल टू, मोल ऑफ प्रोपेन कितना आ जाएगा, 286 ग्राम इज द वेट, और इसको मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे, 12 गुणे 3 36, और 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44 आएगा। ये डिवाइड करने पे 6.5 मोल आ जाएगा। मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर लेंगे, मोल ऑफ वाटर मुझे निकालना है, तो मोल ऑफ वाटर में लूंगा तो वो आ जाएगा 6.5 इंटू 4, और अगर मुझे वेट ऑफ वाटर निकालना है तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो ये आएगा 6.5 इंटू 4 इंटू 18, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 468 ग्राम, जो कि तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो इसके अंदर भी वही तरीका आपको लगाना है। मैंने कंबस्शन पे बेस्ड कम से कम 4-5 अलग अलग तरह के सवाल दे दिए, और इसके अलावा मुश्किल है कि कोई और बने, अगर बन गया तो फिर देखेंगे एग्जाम के अंदर। चलते हैं फिर, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। इसमें लिखा है कि अगर कोई एक गैसियस रिएक्शन, ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि गैसियस रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो थोड़ा अलग तरीके से चलती है इन कंपैरिजन टू अदर रिएक्शंस। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसका ए लीटर रिएक्शन में ये जो आगे ए लिखा हुआ है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो आई कैन से दैट ए लीटर ऑफ ए कंबाइन विद बी लीटर ऑफ बी, यानी वॉल्यूम फॉलो करेगा स्टोइकियोमेट्री को, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मोल भी बोल सकते हैं, ए मोल ऑफ ए कंबाइन विथ बी मोल ऑफ बी, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री को मोल भी फॉलो करता है।
लेकिन ये जो ग्राम वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मास स्टोइकियोमेट्री को फॉलो नहीं करता है। ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंबाइन विथ बी मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नंबर भी स्टोइकियोमेट्री को फॉलो करता है। ए मॉलिक्यूल विथ बी ग्राम, तो ये गलत बात हो जाएगी। तो हमारे पास जो सही स्टेटमेंट है वो हो जाएंगे ए, बी एंड डी। तो द करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन, ए, बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। एज्यूमिंग दैट पेट्रोल इज ऑक्टेन, पेट्रोल को ऑक्टेन मान लेते हैं, हैज अ डेंसिटी ऑफ 0.8 ग्राम पर ml, और इतना लीटर पेट्रोल का लिया गया है, ऑन कंप्लीट कंबशन विल कंज्यूम। तो आपको ऑक्सीजन निकालना है कि कितना मोल कंज्यूम होगा। तो सबसे पहले ये जो C8H18 है, अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कंबशन, तो इसका हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, CO2 और H2O बनेगा। अच्छा, मैंने कंबशन के बहुत सारे सवाल इसमें इसलिए डाले क्योंकि ये आपका पहला चैप्टर है और बहुत सारे रिएक्शन आपने पढ़ नहीं रखे हैं कि मैं किसी का ऑक्सीडेशन, किसी का रिडक्शन कुछ भी लिख दूं तो आप उसे कर ले जाएंगे। कंबशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो मैं मान के चलता हूं कि ऑलमोस्ट सभी लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ भी मैं 8 लिखने वाला हूँ। यहाँ 18 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 9। अब बैलेंस करते हैं किसको, ऑक्सीजन को। तो 8 गुणे 2 16 और 16 9 25, यानी यहाँ ये आ जाएगा 25/2। तो अब अगर मुझे इसके मोल मिल जाए तो मैं इसके मोल को 25/2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा ऑक्सीजन का। तो पहले मुझे ना इसका मोल निकालना पड़ेगा। इसके मोल के लिए पहले मास निकालना पड़ेगा। मास बराबर होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम दे रखा है 1425। अब ये याद रखना ना कि इसको 1425 ml लेंगे। आप देखो डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml में दिया, वॉल्यूम लीटर में दिया है। तो अगर आपने 1.425 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर नहीं आएगा। तो ये 1425 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 हो जाएगा। ये मेरा आ गया मास। अब मैं निकालूंगा मोल ऑफ ऑक्टेन या फिर पेट्रोल, जो भी लिखना चाहे। तो इट विल बी इक्वल टू 1425 इंटू 0.8, ये आया है मेरा वेट, और मैं इसका मॉलिकुलर वेट लिखूंगा। तो मॉलिकुलर वेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12×96 यानी 96, और इसमें 18 जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4, हासिल नहीं 1, 9 1 10 11, शायद दे भी रखा है क्या, 114 इसका मॉलिकुलर वेट है बाय द वे। तो यहाँ लिख लेते हैं 114। ये मोल आ गए किसके, ऑक्टेन के। हमें मोल किसके निकालने हैं, ऑक्सीजन के। तो मोल ऑफ O2 विल बी इक्वल टू 25/2 मल्टीप्लाइड बाई इसके मोल, यानी 1425 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 114। अब ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा 125। कहने का मतलब ये है, कैसे 125 आया, ये पूरा सॉल्व करके 5 आ जाएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का, मैंने पहले कर रखा है। तो आई कैन सी कि 125 मोल O2 आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितने से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2 गिव्स Al2O3, ये रिएक्शन। अब इस सवाल में कहा गया है कि अगर मैं 9 ग्राम एल्यूमिनियम का ले लूं तो 9 ग्राम का मतलब कितना हुआ, ग्राम में तो कोई काम चलता नहीं है। तो देखो इसके मोल निकाल लो। मोल विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 27, दैट विल कम आउट टू बी 1/3 मोल। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर मैंने एल्यूमिनियम का 1/3 मोल लिया तो इसका कितना बनेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप एक तरफ एल्यूमिनियम लिख लो, एक तरफ O2 लिख लो। जब इसका 2 मोल लेते हैं तो इसका कितना होता है 3/2 मोल। तो जब इसका 1/3 मोल लेंगे तो इसका कितना मोल होगा, n मान लेते हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम 6 विल बी इक्वल टू, ये 3/2n आ जाएगा। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका मोल आ जाएगा 1/4। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। यहाँ एक सिंपल सा रिएक्शन कहा है और इसमें कहा गया कौन सा सही है। आपको पता है जो आगे लिखी हुई गिनतियां होती हैं वो स्टोइकियोमेट्री होती है, और स्टोइकियोमेट्री को मास फॉलो नहीं करता है, नंबर फॉलो करता है। अगर गैसेस हैं तो वॉल्यूम फॉलो करेगा, और मोल फॉलो करता है ऑब्वियसली। 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सही लिखा हुआ है, रिएक्ट विद 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और प्रोड्यूस करता है 7/2, ये गलत बात लिखती। यहाँ 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। 2 ग्राम एल्यूमिनियम तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ग्राम स्टोइकियोमेट्री को फॉलो नहीं करता है।
2 ग्राम एल्यूमिनियम, फिर से मैं हटा दूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है 3/2 मोल ऑफ O2 के साथ और 1 मोल Al2O3 बन रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। तो इस रिएक्शन को ना पढ़ के बोलना आना चाहिए। ये जो 2, 3/2 और ये 1 लिखा हुआ है, दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मास फॉलो नहीं करता। मतलब क्या हो इस बात का, यहाँ 2 ग्राम और 3/2 ग्राम नहीं बोल सकते, लेकिन इसका 2 मोल इसके 3/2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ विल कम टू दिस क्वेश्चन। ये एक कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ खास नहीं करना है, बस ऐसा थोड़ा डर लगने टाइप का था। ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो इस फॉर्मूले पे आपको क्या करना है कि ये एक आर्टिफिशियल डायमंड है, इसमें परसेंटेज सबका पूछा गया और लिस्ट से मैच करने को कहा है। तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको मान लो परसेंटेज ऑफ यट्रियम निकालना है, तो ऊपर लिखोगे मास ऑफ यट्रियम, मास ऑफ यट्रियम, और नीचे लिखोगे टोटल मास, कुल कितना मास है ये, और मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से। तो अब देखो यहाँ पर यट्रियम का मास कितना हो जाएगा, यट्रियम 89 है और 89 वाले कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर इसका वजन कितना हो जाएगा, 3 × 89 डिवाइडेड बाई, अब टोटल वेट कैसे निकालेंगे, टोटल वेट में देखो 3 × 89 यानी ये आएगा, प्लस साथ में एल्यूमिनियम 27 है तो 27 × 5, और प्लस साथ में आएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 12 × 16, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। तो अगेन देखो, अगर ये मुझे कैलकुलेशन याद हो तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि 22% है, लेकिन आपको ना इसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ये गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में और कोई खास बात थी नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और गुणा भाग है, तो यू कैन मैच। सिमिलरली आप एल्यूमिनियम का और ऑक्सीजन का भी परसेंटेज निकाल के और मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। 2 स्टेटमेंट असर्शन रीजन है। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट लेस होता है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, सही बात है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो किसी न किसी के मास की तुलना में बोला जाता है, तो चूंकि हाइड्रोजन की तुलना में अगर आप बोल रहे हैं तो नीचे भी मास है ऊपर भी मास है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। बिकॉज द रिलेटिव एटॉमिक मास इज द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम विथ रेस्पेक्ट टू एनी स्टैंडर्ड एटम्स वेट। तो सही बात लिखी है और इसको एक्सप्लेन भी कर रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एक गैसियस मिक्सचर है CO2 और N2O का, और 2:5 मास है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ CO2 और यहाँ पर लिख लेता हूँ N2O। CO2 मेरे पास 2 ग्राम और ये है 5 ग्राम। कह रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ किस रेशियो में होगा, तो नंबर निकालने के लिए पहले मोल का रेशियो निकाल लेते हैं। मोल होगा 2/44, इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है, और सौभाग्य से इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 44। 14 और 14 28, और 28 में 16 जोड़ोगे तो 44 ही आएगा। तो अब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम आया तो मोल सेम आ गया है। अगर मोल सेम आ गया है दोनों का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा, मोल सेम नहीं आया सॉरी, मतलब मोल का रेशियो जो है वो 2:5 आएगा। ऊपर 5 लिखना चाहिए मुझे। तो अब देखो मोल का भी रेशियो 2:5 आ गया। क्या वेट का रेशियो और मोल का रेशियो सेम हो सकता है? हो सकता है, जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो। अब अगर आप नंबर का रेशियो निकालोगे तो Na से गुणा करोगे, वो रेशियो पे कोई फर्क नहीं डालेगा, तो नंबर का भी रेशियो आ जाएगा 2:5, यानी करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। ये हमेशा नहीं होता, ये सिर्फ तब होता है जब मॉलिक्यूलर वेट सेम निकल जाए। अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम इसके अंदर अगर निकालना है तो पहले मोल निकालना पड़ेगा। मोल विल बी इक्वल टू 15, वेट दे रखा है 12 × 2 24 और 6 30, यानी 15/30, हाफ मोल आ गया। अब हाफ मोल आया है इथेन का, तो यहां से अगर आप नंबर ऑफ इथेन निकालो, नंबर ऑफ इथेन, तो इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू Na। लेकिन हमसे नंबर ऑफ इथेन नहीं कहा गया, नंबर ऑफ कार्बन कहा गया है। तो एक इथेन के अंदर 2 कार्बन है, तो हम यहाँ इसको करेंगे हाफ इंटू Na मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, मेरा Na आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरे पास कार्बन के एटम्स आ गए Na। अब सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। सोडियम ऑक्सलेट 40.2 ग्राम दे रखा है, इसका वेट निकालूंगा मैं, 23 × 2 46 हो जाएगा, 12 × 2 24 हो गया, 16 × 4 64 हो गया, 6 4 10 4 14 के 4 हासिल लाई 1, 4 2 6 और 6 12 और 1 13, 6 4 10 12, 6 4 10 4 14, ठीक है। तो ये 134 आ गया। अब 40 को 134
से डिवाइड करेंगे तो मोल्स, और फिर उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल कम आउट टू बी 4 गुणे 3, 40 गुणे 3 120, तो लगभग 3 मोल के करीब ही आ जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2, अप्रोक्सीमेट से मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, 1/3 इंटू मतलब 2/3 Na आया, ये वाला Na आया था और ये वाला आया 2/3 Na, यानी इस वाले से तो कम ही आया। 72 ग्राम ग्लूकोज बोला गया, तो अगेन मोल निकालेंगे, 72 डिवाइडेड बाई 180। अब ये 18, चलो 12 से ही इसको पहले काट देते हैं, 12 गुणे 6 72, और 12 और 6 12 पंचे 60, 6/15, 3 गुणे 2 6, 3 बजे 15, मतलब 2/5 आया, तो 2/5 इज अगेन लेस देन 1, 0.4 हो जाएगा, तो ये भी 1 से कम आया, और 0.4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से, क्योंकि 6 कार्बन एटम है, तो ये आ जाएगा 6 गुणे 4 मतलब 2.4 Na, तो ये 2.4 Na आया, ये वाला 2/3 आया, ऊपर वाला Na आया। अब लास्ट इसको भी चेक कर लेते हैं, ये 12 पंचे 60 और 10 70, 35/70 करोगे तो इट विल बी हाफ मोल, और हाफ मोल को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो 5/2 मतलब ये 2.5 आया, 2.5 Na ये है, 2.4 Na ये है, और दैट इज इक्वल टू 2/3 Na अप्रोक्सीमेटली, और ये Na के बराबर है। कहने का मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अल्टीमेटली विल रीच अप टू दिस, कि आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। और जो प्रोसीजर मैंने यहाँ फॉलो किया है, अगेन आई एम फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर फॉर ऑल दिस। अब आते हैं द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 0.9 ग्राम ग्लूकोज, तो फिर वही प्रक्रिया करनी है, सबसे पहले आप ग्लूकोज के मोल निकालो, ग्लूकोज का नंबर, फिर उसको 12 से गुणा कर दो, तो ग्लूकोज का मोल कितना आएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 180, दिस इज मोल ऑफ ग्लूकोज। ये हो गया, ये हटा देते हैं, 1/200 आ जाएगा, मोल आ गए ग्लूकोज के। नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकालना हो, नंबर ऑफ ग्लूकोज, तो इट विल कम आउट टू बी 1/200 मल्टीप्लाइड बाई Na, लेकिन ग्लूकोज नहीं पूछा है, नंबर ऑफ H पूछा है, तो आप चाहे इसको ऐसे बोल दो कि एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12 इंटू हाइड्रोजन एटम्स, ओके, 12 इंटू 1/200 इंटू Na, तो ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स, है ना, तो 12 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/200 का। अब इनमें कहा है कि किसके बराबर होगा, तो अगेन लेंदी एक्सरसाइज है, लेकिन करके तो देखना ही पड़ेगा, तो करके देखते हैं। 0.048 ग्राम ऑफ हाइड्रोजीन, तो हाइड्रोजीन 14 गुणे तो 28, 28 4 32, तो 0.048 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 4 एटम है यहाँ पर, तो 4 इंटू Na हो जाएगा, ये इसका आ गया। अब इसके बाद देखो, अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मैं बना लेता हूँ 6 इंटू 2 से काट दिया, 6/100 इंटू Na, ताकि थोड़ा सा ना पहचानने में आसान रहे। अब जरा इसको करके देखो, ये हो जाएगा 4 गुणे 8, और ये 8 से काटोगे तो कितना आएगा 0.06, ये 6/100 ही लिखा है, तो 6/100 इंटू Na आ गया, यानी पहला ऑप्शन आ गया। दैट वाज लकी थे हम लोग के पहले में ही हमारा आ गया, वरना चारों चेक करना पड़ता। इसमें आप चेक करके कैसे चेक करोगे, 0.17 ग्राम अमोनिया दे रखा है, मोल निकालोगे अमोनिया का तो कितना आएगा 1/100, 0.17/17। अब इसमें 3 है तो ये 3/100 आ जाएगा, तो ये 6/100 चाहिए हमें, इसमें आधे हैं उसके, इसका निकालोगे तो 12 गुणे 2 24 और 6 30, 0.3 लिखा हुआ है 30, यानी अगेन 1/100 आएगा, और 1/100 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 डिवाइडेड बाई 24 और 6 30, तो मतलब 30 में एक बार तो ये 3 बनेगा, फिर ये यानी 100 आ जाएगा, 1/100 मोल आया, और गुणा करेंगे 6 से तो ये फिर से 6/100 आ जाएगा, तो इसमें भी सेम ही है। और 0.03 मैं एक बार फिर से इसको देख लेता हूँ, तो 0.03 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 0.03 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन है तो 2, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो भाई देखिए ये तो नहीं आ रहा है, तो 0.03, तो ये तो मेरे ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं है, ये हाफ है,
ये भी आया है और ये भी आया है, तो जरा मैं इसको एक बार और चेक कर लेता हूँ। 14 गुणे 2 28, 28 4 32, तो मैंने 32 लिखा और 0.048 ग्राम लिखा, और इसके बाद मैंने 8, क्या ये मैं इसको डिवाइड नहीं कर पाया, 0.048 को 0.006 होना चाहिए था। आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम विच आई हैव डन, क्योंकि ऐसे में तो 0.2 अंक बाद आएगा। क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक जीरो कम रह गया था? दैट इज द प्रॉब्लम, कैलकुलेशन मिस्टेक। बाय द वे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अंदर सेम आ रहा है। ये खतरनाक था और मैं कितने कॉन्फिडेंस से पहला लगा के आया। कोई बात नहीं, हो जाता है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तीसरा, बाय द वे एग्जाम में कर रहा होता तो मैं भी यही टिक करके आता। ये हो जाता है कभी कभी, जब आप 45 क्वेश्चन कर रहे हो या 180 अटेम्प्ट कर रहे हो तो गलतियां होती रहती हैं, तो दैट हैपेंस। चलिए अगले पे चलते हैं। आयोडाइज सॉल्ट कंटेन 0.5% ऑफ NaI, अ पर्सन कंज्यूम 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट एवरी डे। 3 ग्राम कंज्यूम कर रहा है, उसमें 0.5% NaI है। तो मैं पहले निकालता हूँ कि वेट ऑफ NaI कितना है। NaI का वेट निकाल लेता हूँ। 3 ग्राम था, उसका 0.5% मतलब इतना आ गया। ये आ गया वेट NaI का। द नंबर ऑफ आयोडाइड आयन मुझे निकालना है गोइंग इनटू हिज बॉडी एवरी डे। अब आयोडाइड कैसे निकालेंगे? तो देखो वेट निकल आया है, मोल भी निकल आएगा। तो मोल ऑफ NaI कितना हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगा 3 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100, और मॉलिक्यूलर वेट इसका 23 एंड 127। तो 127 एंड 23, इट विल 20 20 40 और 50, 150 हो जाएगा। 150, ये मेरे पास आ गया क्या? मोल NaI का। अब आपको पता है NaI का जितना मोल होगा उतना ही मोल प्रेजेंट होगा किसका? I का। दोनों के सेम मोल होंगे, और नंबर के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? Na से। तो फिर नंबर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ I विल बी इक्वल टू, इसी को Na से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुणे 5 कर लेते हैं, 15 हो जाएगा। तो इट विल बी 1.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 150 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। अब ये ना 15 को 10 से गुणा करोगे मतलब ये भी 100 हो जाएगा, 10 की पावर 4 आएगा। तो इट विल बी 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो मेरे पास तीसरा सही जवाब हो जाएगा। पहले उसने दे रखा था कि भाई जो नमक खा रहा है उस नमक के अंदर 0.5% NaI। 3 ग्राम नमक खा रहे हो, तो मैंने पहले निकाला कि NaI खा कितना रहे हो। वेट मिल गया तो मैंने उसके मोल निकाल लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। अच्छा ये पता है NaI का जितना मोल होगा उतना ही सोडियम का, उतना ही आयोडीन का होगा। तो आयोडीन के मोल मिल गए, आयोडीन का नंबर निकालना था, Na से गुणा कर दिया, थोड़ा बहुत गुणा भाग करी और मेरा आंसर आ गया। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ सिग्नेचर इफ अ सिग्नेचर रिटन बाय कार्बन पेंसिल। ये है वजन और आपको निकालना है नंबर। कैसे निकालेंगे? पहले मोल निकालें। मोल विल बी इक्वल टू, वेट कितना दे रखा है? 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 12। ये तो हो गया मोल। मोल के बाद नंबर निकालना है तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो जाएगा 10, और ये 3 घात तो ये लेके चला गया 20, और एक ये चला गया, मतलब 6 इंटू 10 की पावर 19, यानी करेक्ट आंसर मेरा सेकंड हो जाएगा। 77 पे आते हैं। द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 2 मोल ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। 2 मोल इसका लोगे तो सोडियम 4, 2 गुणे 4 मतलब 8 मोल होगा, 8 गुणे Na। कुछ सवाल तो ऐसे आते हैं जिनको मतलब ना एक बार में लगा लो तो थोड़ा आनंद रहता है। 48 गुणे 10 की घात 23। इसका अगर आप 2 मोल ले रहे हो तो इसमें सोडियम के 8 मोल होंगे। 8 मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो, 48 गुणे 10 की घात 23, 48 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। सेम वेट दो एलिमेंट का हो तो उनका हमेशा सेम नंबर ऑफ मोल होता है। गलत बात भाई, मैं अगर सेम वेट ले लूँ, 10 ग्राम सोडियम ले लूँ और 10 ग्राम मैग्नीशियम, मोल निकालोगे तो एक का आएगा 10/23, एक का आएगा 10/24, तो सेम तो नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। सेम वेट ऑफ 2 एलिमेंट कैन नेवर हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स, ये भी बात गलत है। कुछ लोगों के एटॉमिक वेट सेम भी होते हैं, तो जैसे आर्गन पोटेशियम का है, पोटेशियम 39, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, और आर्गन का 40 है। तो कुछ एलिमेंट्स का सेम भी है, तो उस केस में
सेम भी हो सकता है, तो कैन नेवर बोलना भी सही नहीं है। दूसरी बात, आइसोटोप्स जो होते हैं, तो आइसोटोप्स में सेम वेट होता है अलग अलग एलिमेंट का। तो अगर आइसोटोप्स हैं तो उनका एटॉमिक वेट सेम हो जाएगा, मोल निकालोगे तो सेम ही आ जाएगा। तो दोनों ही बातें गलत हो गई। तो स्टेटमेंट 1 भी फॉल्स है, 2 भी फॉल्स है। ऐसा कोई ऑप्शन होता है? ओके, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। 79, अब द मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विद 6.8 ग्राम अमोनिया। इस रिएक्शन में सबसे बड़ा खेल था बैलेंस करना। तो अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर ले गए हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बैलेंस कैसे करा जाता है इसमें, मुझे तो शायद लगता है यहाँ 5 4 2 और कुछ करके 5 गुणे 3 15। तो मुझे अगर यहाँ 5 लिखना है तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। 6 गुणे तो 12 कर देते हैं, तो 12 करने के लिए यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। 4 3 12, और नाइट्रोजन हो गए मेरे पास कितने, 4। तो मुझे यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भी 4 लिख लेता हूँ। इट विल बी 4। एंड अब मेरे पास ऑक्सीजन का बवाल बचा है, बाकी सब सही हो गया। 4 गुणे 3 12 यहाँ है, 6 गुणे 2 12 यहाँ है, 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। कितना ऑक्सीजन मुझे रखना है, 4 यहाँ पे 6 यहाँ पे है। तो आई थिंक आई विल गो विथ 5 O2। इट इज 4 5 4 6, दैट बिकम्स द गुड ऑप्शन। नाउ इट बिकम्स इजी। अमोनिया का 6.8 ग्राम मतलब मोल निकाल लेते हैं। तो मोल विल बी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट है 6.8 और मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 17। 17 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ा जाए तो 0.4 मोल इसका। साफ साफ दिख रहा है, अगर इसका 0.4 होगा तो O2 का 0.5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। मैंने कहा था कि इसको बैलेंस करना इज अ टारगेट। वंस इट गेट्स बैलेंस्ड इट बिकम्स इजी। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन बॉडी ऑफ हेल्दी। अब ये सवाल ऐसा है ना जो दिखने में पढ़ने में खतरनाक लग रहा है। ऑक्सीजन इतने परसेंट होता है, कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना है, नाइट्रोजन इतना, ठीक है। 75 किलो का आदमी, 75 किलो का आदमी है तो उसके अंदर हाइड्रोजन 10% यानी 7.5 किलो हाइड्रोजन, 7.5 kg ऑफ H उसके अंदर है। अब अगर आप इस H का वजन डबल कर देते हो तो 7.5 किलो की चीज जो थी वो 15 किलो की हो जाएगी, यानी आप इसमें प्लस कर रहे हो 7.5 किलो। तो उस व्यक्ति का जो वजन है वो उसमें गेन आएगा 7.5 किलो। देखो 1H1 जो होता है उससे डबल वजन का होता है 1H2, 1H1 1H2। अब मेरे बॉडी में मान लो कि 10 किलो हाइड्रोजन है और आपने उन हाइड्रोजन को बदल के डबल वजन का कर दिया, तो जो 10 था वो 20 हो जाएगा। तो मेरे वजन में 10 किलो का ही तो फर्क आएगा। तो 7.5 kg। कॉमन सेंस का सवाल था, इजी है। रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 6:1। कार्बन और हाइड्रोजन के मास परसेंट का रेशियो 6:1 दिया है। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द अबव कंपाउंड CXHYOZ कंटेन्स, अब इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इसका एक मॉलिक्यूल जो है CXHYO भी है शायद इसके अंदर Z। वन मॉलिक्यूल ऑफ द अबव कंपाउंड contain half as much oxygen as required to burn one molecule of compound CXHY। अच्छा देखो, CXHY को बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी पहले ये सोच लेंगे, उसका आधा करेंगे उतना इसके अंदर ऑक्सीजन है, ऐसा दिया गया है सवाल में। तो CXHY को जलाने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसके आधे हैं इसके अंदर। थोड़ा सा काम करते हैं। तो इसको अगर मैं बर्न करना चाहूँ तो देखो XCO2 बनेगा और Y/2H2O बनेगा। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कैसे करोगे, यहाँ 2x और यहाँ Y/2, तो ये कितना हो जाएगा 2x + Y/2 और इसका हाफ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितना आ गया 4x + Y/4। ये ऑक्सीजन चाहिए। दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और इस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का हाफ कर दें उतना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द अबव कंपाउंड कंटेन्स हाफ एज मच एज, ठीक है, इसके अंदर इसका आधा ऑक्सीजन है। मतलब इसको अगर मैं आधा कर दूं या इसको मैं 2Z कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके। तो ये हो जाएगा 4x + Y
बराबर 8z कर, चलो एक स्टेप लिख लेते हैं 4, ये बन जाएगा 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8z। अब ना ये x y z को वेरीफाई कर लो कि कहीं मैच हो रहा है क्या। 4x 4 गुणे 2 8, 8z ये तो 1 है, तो ये 8 और ये भी 8 आ जाएगा, मैच कर जाएगा ये। x की जगह पर 2 लिखा है, इसको 4x करेंगे ये 8 आएगा, और z की जगह पे 1 लिखा है तो 8 इंटू 1 करेंगे बराबर 8 आ जाएगा। एक तो ये शर्त तो फॉलो हो रही है। इसके अंदर देखो 4 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 12, और ये 16 आ जाएगा। 4 इंटू 2 8, और ये तो कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा, 8 से 24 आ जाएगा। 4 इंटू 3 बराबर आ जाएगा 12, और ये भी 24 आ जाएगा। तो ये तो इसी के साथ मैच कर रहा है C2H4O। एक और शर्त थी, उसको भी जरा चेक कर लेते हैं कि 6:1 का रेशियो होना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन का। तो कार्बन देखो कितना है 24, और हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम। 6:1, मतलब मेरा सही आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। एक अननोन क्लोरोहाइड्रोकार्बन है, 3.55% ऑफ क्लोरीन है उसके अंदर। इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैज 1 क्लोरीन ओनली, क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन इज। अब इसमें जरा एक बात समझने की है कि अगर उसके अंदर 3.55% है तो मतलब उस पदार्थ के 100 ग्राम में 3.55 ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट होगा, यानी इस पदार्थ के 1000 ग्राम में 35.5 ग्राम क्लोरीन प्रेजेंट होगा। भाई 100 ग्राम में इतना तो 1000 ग्राम में इतना। अब अगर 1000 ग्राम में इतना क्लोरीन है तो मतलब एक क्लोरीन इतना ही तो होता है। इसका मतलब उसके एक मॉलिक्यूल का, पदार्थ के एक मॉलिक्यूल का जो वजन है, एक मॉलिक्यूल का नहीं मतलब एक मोल का जो वजन है वो 1000 ग्राम के बराबर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि उसके एक मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन है, क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट, इट हैज ईच मॉलिक्यूल हैज ओनली 1 क्लोरीन एटम। तो 1 क्लोरीन एटम का वजन कब आएगा? जब इसका वजन 1000 ग्राम हो जाए, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास जो है वो 1000 ग्राम है। तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। अब ये पूछना क्या चाहते हैं मुझसे? नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। तो पहले मैं ना क्या करूंगा, मोल निकालूंगा। 1 ग्राम में पूछा गया तो मोल बराबर 1/1000। बस ये मॉलिक्यूलर वेट निकालने का झंझट था। ये हो गया मोल, और एक ही एटम प्रेजेंट है तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 10 के पावर 23 में से 3 गायब हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? तो ग्रेफाइट एक कंपाउंड है, सॉरी ग्रेफाइट एक एलिमेंट है, प्रोड्यूसर गैस एक मिक्सचर है, सीमेंट एक मिक्सचर है, मार्बल जो होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट होता है, संगमरमर, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। तो ये दोनों कंपाउंड हैं, यानी D&E कंपाउंड। सीमेंट और प्रोड्यूसर गैस मिक्सचर होते हैं, और ग्रेफाइट एक एलिमेंट होता है, कार्बन ही है वो। 84 में फिर से असर्शन रीजन है, ये लिखा हुआ है, ये गैसियस लॉ को बता रहा है कि अगर वॉल्यूम का रेशियो 1:3 रखा जाए, सही बात लिखी है, असर्शन सही है। रीजन व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम। ये गेलो-सैक्स लॉ का स्टेटमेंट ही है। तो ये बात गेलो-सैक्स लॉ है, ये उसका स्टेटमेंट है, तो रीजन बिल्कुल यही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। Complete combustion of 1.80 gram of an oxygen containing compound gave 2.64 gram CO2 and 1.08 gram of H2O. Percentage of oxygen in the organic compound is again। अब देखो इसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा गया है, और आपको क्या क्या दिया गया है, CXHYOZ टाइप का कंपाउंड। कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.80 ग्राम, 1.80 ग्राम में इतना इतना मिला है, 2.64 ग्राम ऑफ CO2 मिला है, और 1.808 ग्राम ऑफ H2। अब आपको पता है ये जो वेट होता है, इस वेट से हम निकाल सकते हैं मोल्स। इसके मोल निकाल सकते हैं, पानी के, और CO2 के मोल्स निकाल सकते हैं। और अगेन इससे हमें कार्बन और हाइड्रोजन के मोल का अंदाजा हो जाएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन का मोल का अंदाजा हो गया, तो फिर आप उसमें परसेंटेज निकाल सकते हो, किसका? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे निकालेंगे? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले निकालते हैं मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू मोल ऑफ CO2। कितना हो जाएगा ये? 2.64 डिवाइडेड बाई 44।
11 से इसको काटने की कोशिश करते हैं। 4 11 ना 22, 2.22 के बाद कितना आएगा, 4 बचा, 2.4 हो गया, तो 4.6 मोल आया। अब देखो अगर मोल ऑफ कार्बन आया है 0.6, तो अगर मोल इतना है तो मैं इसका वेट निकाल लूंगा। तो वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 12, 12×72 मतलब 7.2 ग्राम। तो एक तो मुझे इसका मिल गया कि 7.2 ग्राम इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट। अब निकालेंगे ना किसका, वेट ऑफ H2O निकालते हैं। तो इसके लिए मोल ऑफ H2O निकाल लेते हैं। मोल ऑफ H2O विल बी इक्वल टू, मोल कितना हो जाएगा 1.08 डिवाइडेड बाई 18, तो ये 18 गुणे 6 108 होता है, और 2 अंक के पहले यानी 0.06 मोल हो जाएगा। पानी के मोल को 2 से गुणा करें तो H के मोल आएंगे। मोल ऑफ H विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.06, ये हो जाएगा 0.12 मोल। अब 0.12 मोल आ गया, इसका वेट निकाल लेते हैं। तो वेट 1 से ही गुणा करना रहता है, तो वेट ऑफ H बराबर आ गया कितना, 0.12 ग्राम। अच्छा ये जो है इसके अंदर 2.6, ये 2, आजकल मेरा जोड़ घटाओ गड़बड़ चल रहा है। 2.644, 11 गुणे 4, और यहाँ पे आ जाएगा 11, मतलब ये पॉइंट तो पहले ही लग जाएगा ना भाई साहब। तो पॉइंट लगने के बाद 11 गुणे 2 22, यानी 0.24 आया। ये 0.06 आएगा ऊपर, 0.06 आएगा। इसको 12 से गुणा करेंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 12 गुणे 6 यानी 0.72 ग्राम आएगा। अब देखो 0.72 ग्राम आ गया किसका, कार्बन का वजन, और हाइड्रोजन का आ गया 0.14 ग्राम। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, कुल 1.8 ग्राम था, तो 1.8 माइनस कितना हो जाएगा, ये 0.72 और 0.12, मतलब 2 2 4 7 1 8, तो 8 84। अब 84 में 16 और 80 मतलब 0.96 आ जाएगा। 0.96 ग्राम इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन। मुझे लग रहा है परसेंटेज पूछा गया है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकलेगा, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 0.96, ये वेट आया है, और 6 4 10 9 8 17, ठीक है। टोटल वजन था 1.8 ग्राम, और गुणा करेंगे 100 से, तो 100 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 1.8। तो ये कितना आ जाएगा, ये दशमलव हटा के इसको ऐसे कर देते हैं, 18 के पहाड़े में 96 तो आएगा नहीं, तो 18 छंग 78, 6 48 8 80 नहीं, 18 छंग तो 108 है, 5 से ही जाएगा, 18 पंचे 90, तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90, 90 के बाद 6 बचा 60, तो 18 तो 53 जाएगा। 53 पॉइंट समथिंग विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ये थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, रिकमेंडेड डेली डोज इज 17.6 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी, हैविंग फॉर्मूला दिस, मैच द कॉलम। तो फॉर्मूला इसका ये दे रखा है, और रिकमेंडेड डोज ये है। ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन डेली डोज, ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे, मोल निकालेंगे इससे, मोल निकालने के बाद उसको 6 से गुणा कर देंगे और Na से गुणा कर देंगे। तो कैसे निकालूंगा मैं इसके अंदर, देखो मोल ऑफ, अब ऑफ ऑफ नहीं लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं, मोल ऑफ विटामिन सी, ठीक है। तो मोल ऑफ विटामिन सी कितना हो जाएगा, 17.6 मिलीग्राम, मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाई, इसका मॉलिकुलर वेट निकालते हैं। 12 गुणे 6 72, प्लस 8 प्लस 16 छक्का 96, 8 2 10 6 16 के 6 से 1 9 7 16 और 1 17, मुझे शक हो रहा था कि ये सही आएगा ना, तो 176 आ गया। तो ये तो 10 हो गया, तो 10⁻⁻4 आएगा, मतलब विटामिन सी का मोल आ गया 10⁻⁻4। अब नंबर ऑफ विटामिन सी निकाल लो, नंबर ऑफ विटामिन सी
विल बी इक्वल टू 10⁻⁴ इंटू Na लिख लेते हैं। अब अगर ऑक्सीजन पूछा गया है तो 6 से गुणा करो, हाइड्रोजन पूछा गया 8 से करो, कार्बन पूछा गया 6 से करो। तो ऑक्सीजन पूछा गया तो ऑक्सीजन का एटम नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Na। ऑप्शन चेक करते हैं, तो 6 इंटू Na मतलब 36 हो जाएगा, 6 और उसमें से 17 आ जाएगी पावर। इसमें से मुझे मोल्स ऑफ विटामिन सी दैट शुड बी कंज्यूम्ड डेली तो आ जाएगा 10⁻⁴ मोल। अब ये 6 गुणे 6 36 आ जाएगा, और 23 में से अगर मैं माइनस करूंगा 10⁻⁻6 को, नंबर ऑफ विटामिन सी 10⁻⁴ होना चाहिए ना। वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ विचित्र चीजें प्रकट हो रही हैं। 10⁻⁴ इंटू n, 10⁻⁴ अभी सही चल रहा है, ये 6 लिखने के चक्कर में इधर आ गया। तो 10⁻⁻6 और 6 36 हो जाएगा, 4 कम करोगे मतलब ये वाला मैच कर जाएगा ऑक्सीजन एटम के साथ। 36 वाला एक ही बचा है तो बचे के साथ मैच कर लेंगे। तो ए के साथ आएगा थर्ड, बी के साथ अभी सोच नहीं रहे हैं, सी के साथ फर्स्ट, ए के साथ थर्ड, बी सी के साथ फर्स्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, ये सरल सवाल है। 14 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में, आपको पता है डिग्री सेल्सियस में जो दे रखा है उसको 1.8 से गुणा करो, 32 जोड़ दो तो डिग्री फॉरेनहाइट आ जाता है। तो ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 प्लस 32। तो 14 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा मुझे ना। 18 गुणे 4 72 के 2 हासिल आई, 7 18 1 कम 18 और 7 2 18 2 20 और 5, तो ये हो गया 25.2। इसमें 32 जोड़ देते हैं, तो 32 जोड़ेंगे तो 0.2 तो बाहर ही आ जाएगा। 5 2 7 3 2 5, 57.2 डिग्री फॉरेनहाइट। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। 88 पे आते हैं भाई। केल्विन एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का, सही बात लिखी। ह्यूमन बॉडी 98.6 है। टेम्परेचर बेलो जीरो आर पॉसिबल इन केल्विन स्केल, केल्विन में नहीं पॉसिबल है, डिग्री सेल्सियस में पॉसिबल। मिनिमम टेम्परेचर 0 केल्विन होता है। केल्विन स्केल के एब्सोल्यूट भी कहते हैं, सही बात लिखी है। और ग्राफ अगर बनाओगे केल्विन और सेल्सियस में तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये भी सही लिखा हुआ है। तो ए बी एंड ई, नहीं ए बी डी एंड ई करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ट्रू ही पहचानना था, तो ए बी डी एंड ई हो जाएगा। ये ग्राफ के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप जानते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल्स टू केल्विन होता है। ये वाई पे ले लो और ये एक्स पे ले लो, तो ये हो जाएगा आपका सी, m1 हो जाएगा। तो y बराबर mx प्लस सी से मैच हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का कर्व बनेगा। 89 नंबर पे आते हैं। 90 ml ऑफ प्योर ड्राई O2 इज सब्जेक्टेड टू साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। 90 ml लिया था, उसमें से 10% ही ओजोन में बदला, यानी इस 90 ml ऑक्सीजन में से 9 ml ऑक्सीजन, 10% का मतलब 9 ml ऑक्सीजन ये बदल गया किसमें, ओजोन में। तो ये जो 90 ml था इसमें से 9 ml गायब कर दो तो कितना बचा है, रिमेनिंग 9 जाएगा, तो 81 ml O2 अभी बचा है। ठीक है, ये 9 ml ऑक्सीजन ओजोन में बदला है, तो ऑक्सीजन ओजोन में बदलता है इस स्टोइकियोमेट्री से। 3O2 से 2O3 बनेगा, मतलब 3 का 2 हो जाता है। तो अगर इसको डबल कर दें तो 6 का 4 हो जाएगा, तो 9 का 6 हो जाएगा। मतलब ऐसे भी कह सकते हो, जब इसका 3 तो इसका 2, तो जब इसका 9 ml लेंगे तो इसका x मान लो, यहाँ से x बराबर 6 ml आएगा, यानी ओजोन बनेगी 6 ml। अब पहले कह रहे हैं कि दोनों जोड़ के बताओ, द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, दोनों जोड़ के 81 और 6 कितना आएगा, 87। तो मिक्सचर तो हो गया 87, और अगर इसको आपने टर्पेंटाइन ऑयल से पास कर दिया तो ये ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सिर्फ ऑक्सीजन बचेगी, यानी 87 और 81। एक काम की बात यह है कि टर्पेंटीन ऑयल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ओजोन को। और अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये नहीं पता था, तो नहीं पता था तो इसी से लग जाएगा ना, एक ही तो टिक करना था 87 वाला, और किसी में पहला ऑप्शन 87 नहीं। तो ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एड ऑन बढ़िया है। आखिरी प्रश्न पे आते हैं, जैसा आखिरी होना चाहिए है ना, ताकि आपको पेपर का आखिरी सवाल लगाते समय रिलैक्सेशन फील हो।
आजकल का एटॉमिक स्केल जो है वो C12 पे बेस्ड है, कार्बन के 12 वाले आइसोटोप पर। तो ये पेपर था। पेपर में कुछ सवाल जो थे वो बहुत अच्छे थे। पेपर को मैं पहले से हल करके नहीं आया था, तो सामने हल कर रहा था, तो कई बार मेरे भी एक आध गलत हुए, फिर मैंने उसको सही करा ऐसे वैसे करके। तो जिस तरीके से आपको अच्छा सॉल्व करके जब नहीं आता हूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट करना सिखा पाता हूँ, क्योंकि गलतियाँ करके फिर पहचानना इज़ अ बेटर थिंग। और मिलते हैं अगले टेस्ट के पेपर में। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार जब हम लोगों ने RTS स्टार्ट करा था, जब टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स कराया था, तो उसके साथ RTS भी कराया था, मतलब टेस्ट सीरीज जो हमारी चली थी। तो वो जो टेस्ट सीरीज थी, उस टेस्ट सीरीज में 16 टेस्ट हुए थे। और अगर आप पेपर को उठा के देखो तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो उस टेस्ट से डायरेक्ट आ गया था, या जो क्रैश कोर्स में पढ़ाया गया था। तो आप टेस्ट सीरीज को, उसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा सीरियसली लें, समझें, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा अनुभव ज़्यादा है, कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो ये हल्का फुल्का आइडिया रहता है कि इस तरीके का सवाल बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो ये डिसाइड करने का काम आप हमारे ऊपर छोड़ दें। तो हम उसी तरीके के सवालों को टेस्ट में देते हैं, आपसे पूछते हैं। कोई गारंटी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो उन्हीं में से कहीं ना कहीं, डायरेक्ट नहीं बट उन टाइप के प्रश्नों में से ही प्रश्न बन जाता है। तो ये अच्छे सवाल होते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, नहीं लगा तो भी इसको पॉजिटिव लें। अगले टेस्ट में फिर आपसे मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।